उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। क्योंकि ये हादसा इतना भीषण था कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, जबकि 3 गाड़ियों में आग लग गई। हादसे के बाद उन गाड़ियों से लपटें उठने लगी और चारों तरफ काला धुआं छा गया। ये बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, बड़ा आग वाग लग रही है, बता दो। इतना ही नहीं, हादसे के शिकार कुछ गाड़ियों का अगला हिस्सा टूट गया तो कुछ गाड़ियों का पिछला हिस्सा। बताया गया कि सुबह के वक्त कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी और रफ्तार ज्यादा, जिसकी वजह से पहले 2 गाड़ियां भिड़ी, उसके बाद उनके पीछे आ रही कुछ और गाड़ियां टकराती चली गईं। एक्सीडेंट में लगभग 5 से 6 गाड़ियां आपस में कोलाइड हुई। जानकारी मिलने के बाद बचाव दल की टीम भी घटना वाली जगह पहुंच गई और क्रेन की मदद से गाड़ियों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। वैक्सीन अभियान के शुरू होने पर प्रधानमंत्री ने लोगों से कोरोना वैक्सीन पर फैलाई जा रही अफवाहों और दुष्प्रचार से बचने की अपील की। देशवासियों को एक और बात कहना चाहता हूं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है और पहले से है। हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर हिंदुस्तानी इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60% बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। वैक्सीनेशन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने न्यूज 18 से बातचीत में अपनी खुशी जाहिर की, लेकिन वैक्सीन पर होने वाली राजनीति को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हमारे साथ है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज अभियान की शुरुआत हुई है, वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है, कैसे देखते हैं सर, कितना संतुष्टि भरा है ये? स्वाभाविक है, आपको भी संतुष्टि हो रही होगी, सारे देश को संतुष्टि हो रही है। सारे देश के कोने कोने में जो है हर व्यक्ति को संतुष्टि है, सबको उल्लास है, खुशी है। और एक लंबी जो संघर्ष है जिसमें पहले ही एक हम विजय की ओर बढ़ रहे थे, अब वो कदम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, इस बात के लिए संतोष है। हाँ सर, मैं अगर हम बात करें सर, इसको लेकर कई अफवाहें फैलाई जा रही है, राजनीति भी हो रही है सर, इसे कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है, यही कह सकता हूँ। हाँ सर, मैं अगर हम बात करें सर, कई लोग पूछ रहे हैं सर कि मिनिस्टर कब लेंगे, आप कब लेंगे सर, तो आपकी पारी कब आएगी सर? मेरी बारी आएगी जब 50 साल से ऊपर के लोगों को, सारे देश को मिलेगा, तो मैं भी अपनी बारी का इंतजार करूँगा। कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही अब राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष के लगातार हो रहे हमलों के बाद अब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया। उन्होंने सरकार की कोशिशों पर सवाल उठाने पर राहुल गांधी को घेरा और ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन पर सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाए, लेकिन भारत में बनी 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद शुरू हुई सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के बाद एक भी ट्वीट नहीं किया। भारतीय वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं बोला। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने वैक्सीन पर विपक्ष की अनर्गल बयानबाजी का जवाब दिया। पूरा देश गर्वान्वित है, फख्र महसूस कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर आज भी जो है वो कोप भवन में घुसे हुए हैं।
और इस पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर जो कोप भवन वाले हैं, इनके कोसने की मंडली जो है वो फिर से सक्रिय हो गई है। ये लोग कोसते कोसते कोसी नदी पहुंच गए हैं और जनता इनको अभी और कोसी नदी के अगर किनारे पे हैं तो अगर इसी तरह से ये अपने कोसने के काम जारी रखेंगे तो पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। बीजेपी के राहुल पर हमले का जवाब देने कांग्रेस नेता राशिद अलवी सामने आए और फिर कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा दिए। जो वैक्सीन अप्रूव की गई है उस पे कांग्रेस पार्टी नहीं, खुद डॉक्टर्स और साइंटिस्ट सवाल उठा रहे हैं कि अभी तीसरा फेज पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे पहले प्रधानमंत्री को वैक्सीन लगवानी चाहिए ताकि देश के अंदर विश्वास पैदा हो सके। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कोरोना वैक्सीन बनने पर सवाल उठाए और इसके लिए किए गए ट्रायल पर भी सवाल खड़े कर दिए। है कि वैक्सीन बनी, इसका हमको गर्व होना चाहिए, फख्र है, दुनिया को है, हमको भी है, लेकिन उसमें ये बात आवाम में आए कि वैक्सीन में उतनी गंभीरता से जो टेस्ट होते हैं, ट्रायल्स होते हैं, किसी भी वैक्सीन के होते हैं, वो नहीं हो पाए। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत होने पर विपक्षी दलों के नेताओं पर हमला बोला और वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के लिए कुछ नहीं बोलने वाले नेताओं का भी विरोध किया। अफसोस है कि राहुल गांधी कल तक तो प्रश्न उठा रहे थे कि अमेरिका में, चाइना में, रशिया में इंजेक्शन शुरू हो गया, भारत में कब शुरू होगा। आज जब भारत में शुरू हुआ तो वो स्वागत नहीं कर रहे, वो उनकी तारीफ नहीं कर रहे जिन्होंने इंजेक्शन बनाया, जिन्होंने वैक्सीन बनाया, जिन्होंने पूरा ये आमला जामला खड़ा किया कि देश के हर कोने में 3000 सेंटर तक वो वैक्सीनेशन गया आज और वहाँ वैक्सीनेशन लग रहा है, उसके बारे में आज एक शब्द नहीं है। मुंबई के एक अस्पताल से कुछ अनोखी तस्वीरें सामने आई। वहां कोरोना वैक्सीन के पहुंचते ही लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। टीका अभियान शुरू होने से कुछ घंटे पहले उस अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग वैक्सीन लेकर पहुंचे थे, जिनका पुरजोर तरीके से स्वागत किया गया। 8 महीने से देशवासियों को जिस चीज का इंतजार था, आखिर आज वो चीज आ गई है। इस समय हम कूपर अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कोविड की वैक्सीन आ गई है। कूपर अस्पताल से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि कोरोना वैक्सीन लेकर पहुंचे लोगों की आरती उतारी गई, उन पर फूल भी बरसाए गए। इतना ही नहीं, इस शुभ घड़ी में जयकारे के साथ वहां मौजूद डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का मुंह भी मीठा करवाया गया। इससे पहले अस्पताल से जुड़ी कई स्वास्थ्य कर्मी कतार में खड़ी रहीं और जैसे ही टीम अस्पताल में दाखिल होने लगी, उन लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। इसके बाद तय कार्यक्रम के तहत टीका लगाने के अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें कई लोग शामिल हुए। आजम खान को एक और झटका लगा। आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने आजम खान को जौहर ट्रस्ट की करीब 170 एकड़ जमीन पर प्रशासन को कब्जे का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिन शर्तों के तहत आजम खान को जमीन दी गई थी, उनका पालन नहीं किया गया, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। 170 एकड़ जो जमीन जौहर यूनिवर्सिटी की है, उसको सरकार में निहित किया जा रहा है। बर्ड फ्लू ने दिल्ली के चिड़ियाघर में भी दस्तक दे दी। चिड़ियाघर में एक उल्लू में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। इससे पहले दिल्ली के त्रिलोकपुरी की संजय झील में कई बत्तखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों में सीट बंटवारे के लिए आज कांग्रेस और वाम दलों की बैठक होगी। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे की जानकारी दी जाएगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वैक्सीनेशन अभियान पर तो खुशी जताई, लेकिन सरकार से फ्री वैक्सीन के मुद्दे पर सवाल उठा दिए। मुझे खुशी है इस बात की कि सरकार ने वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। वैक्सीन आ गई है। कभी साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स या डॉक्टर्स या जो वॉलंटियर लोग हैं, उनका हमें कोई शिकायत नहीं है। सवाल ये है कि गरीबों तक कब पहुंचा देंगे और गरीबों को फ्री देंगे कि नहीं देंगे। यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने वैक्सीन पर सवाल उठाए। उन्होंने अभी वैक्सीन न लगाने की अपील कर दी। अभी हमने तो उसको न देखा न समझा। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, क्योंकि उलमा ने कह दिया था कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इनकी तरफ से बयान आए कि भाई इनका कोई प्रोपेगेंडा ना हो
गवर्नमेंट को भी की भी जिम्मेदारी है कि वो उसको टेस्टेड कराए, टेस्ट होने के बाद में ही उसका इस्तेमाल हो। अभी न लगवाया जाए बल्कि देखा जाए कि भाई हालात क्या हैं, ये वैक्सीन मुफीद होगा या नहीं होगा, इससे नुकसान तो नहीं है, नुकसान के भी रिपोर्ट आ रही हैं। मुंबई में राम मंदिर को लेकर चंदा जमा करने पर लगवाए गए पोस्टर पर विवाद हो गया क्योंकि पुलिस ने वो पोस्टर मलाड से हटा दिए। बीजेपी ने पोस्टर हटाने के साथ फाड़ने का भी आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से बिना इजाजत पोस्टर लगाने की सफाई सामने आई। पोस्टर हटाने के समय बीजेपी की वीएचपी कार्यकर्ताओं से बहस भी हुई। फिर कई वीएचपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया क्योंकि जिस जगह विवाद हुआ वो इलाका महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख का है। उन्होंने बीजेपी के आरोपों का जवाब भी दिया। जिस तरीके से मलाड में मुंबई में पुलिसों ने राम मंदिर निर्माण के संकलन और समर्पण के कार्यक्रम में एक तरीके से लोगों को अवगत कराने के लिए जो पोस्टर लगाए थे उसको फाड़ना और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करना, ये जो दुष्कृत्य किया है उसकी हम निंदा करते हैं। मुंबई के पूर्व मंत्री रहे हैं आशीष शेलार, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि विश्व हिंदू परिषद को लेकर के जो चंदा जमा किया जा रहा था मालवनी इलाके में, वहां पर उनको पकड़ा गया, पुलिस से पकड़वाया गया, मना किया गया, भगाया गया। इसको कैसे करते हैं? मेरे ख्याल से आशीष शेलार जी अगर इस तरह की बातें करते हैं तो झूठ बातें कर रहे हैं। या तो उनको पता नहीं होगा इस बारे में या शायद वो डाइवर्ट करना चाह रहे होंगे। मुझे लगता है इसका सही उत्तर वो पुलिस डिपार्टमेंट देगा जिन्होंने कार्रवाई की है, और उनके पास जो है उस तरीके के वीडियोस भी हैं, और चंदे को लेके मुझे नहीं लगता कि कोई बात हुई है। आपके नाम को भी उन्होंने कहा कि क्या याकूब मेमन का मालवनी हो गया है क्या, यानी इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं टारगेट आपके ऊपर था। आशीष शेलार जी थोड़ी सी जल्दी कर गए। एक्चुअली अभी ये सब डायलॉग और ये सब करने की ज़रूरत वेस्ट बंगाल में, चुनाव वहाँ पर है, यहाँ पे चुनाव 1 साल बाद आएगा, तो तब तक इस तरीके का मटेरियल जमा करें। कोरोना के खिलाफ भारत ने अभी तक एक ऐतिहासिक जंग लड़ी है। जिक्र चाहे कोरोना महामारी के खिलाफ भारत के जागरूकता अभियान का हो या फिर देश को सबसे सस्ती और सुरक्षित वैक्सीन मुहैया कराने का, भारत ने कदम दर कदम प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कोरोना के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना की, जिसका नतीजा ये है कि आज कोरोना के खिलाफ भारत की इस जंग से पूरी दुनिया दंग है। चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, पीएम मोदी के प्रयासों ने हर मुश्किल को पार किया है। कोरोना काल की ये घड़ी भी कुछ ऐसी ही थी जिसमें बेहिसाब मुश्किलें थी, लेकिन दूर दूर तक वायरस से बचने का कोई रास्ता नहीं था। भारत ने कोरोना संजीवनी खोजने के लिए जिस शिद्दत के साथ काम किया वो अपने आप में काबिले तारीफ है। खुद पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन अभियान के हर चरण को बारीकी से समझने की कोशिश की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो या फिर भारत बायोटेक जैसी कंपनी, पीएम मोदी ने लगातार इन कंपनियों से वैक्सीन से जुड़ी हर जानकारी को हासिल किया और आज देश दुनिया की सबसे सस्ती और सुरक्षित वैक्सीन बनाकर कोरोना के खिलाफ आखिरी लड़ाई को छेड़ चुका है। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। इसकी कुछ और खास बातें हैं जो आज मैं देशवासियों को जरूर बताना चाहता हूं। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड नाम के ये हथियार कोरोना के खिलाफ कई चरणों की परीक्षा के बाद पहले चरण के लिए तैयार हुए हैं। खुद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ वैक्सीन लगवाकर इस अभियान का हिस्सा बने। मैं दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता के लिए भारत और पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि कोविशील्ड इस ऐतिहासिक प्रयास का हिस्सा है। ये सुरक्षित और प्रभावी है। मैं भी वैक्सीन लगवाकर अपने स्वास्थ्य कर्मियों में शामिल हो गया हूं। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए
कोविन पोर्टल पर सारी जानकारी साझा की गई है। साथ ही पीएम मोदी की तरफ से इस बात की भी हिदायत दी गई है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है। जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है, दवाई भी कड़ाई भी। भारत ने ये साबित किया कि वो महामारी के दौर में भी किसी देश के सामने चुनौती पेश कर सकता है। कोरोना काल में आए ये आंकड़े भारत की ताकत की कहानी को कुछ यूं बयां करते हैं। अगर 10 लाख की आबादी पर कोरोना के मामलों की बात करें तो भारत में रोजाना ये आंकड़े दूसरे देशों के मुकाबले कहीं कम है। अमेरिका में प्रति 10 लाख पर जहां 782 मरीज हैं, ब्रिटेन में यही आंकड़ा 724 मरीजों का है। ब्राजील में प्रति 10 लाख पर कोरोना मरीज 243 हैं। रूस में 10 लाख की आबादी पर 158 मरीज हैं, जबकि भारत में यही आंकड़ा महज 11 मरीजों का है। इस महामारी के खिलाफ भारत ने एक बेहद सुनियोजित तरीके से जंग लड़ी है। इसका अंदाजा 3 देशों की हालत देखकर लगाया जा सकता है। भारत के मुकाबले अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे देश कोरोना की वजह से लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में जिस तीसरी लहर ने अक्टूबर के आखिरी दिनों में दस्तक दी, वो लहर अब तक बरकरार है। बीते कई दिनों से रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले अमेरिका में सामने आ रहे हैं, जबकि एक बार तो ये आंकड़े 3 लाख को भी पार कर चुके हैं। इसी तरह ब्रिटेन में कोरोना पीड़ितों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ की सरकार के सामने कोरोना का नया स्ट्रेन चुनौती बन गया है। यही वजह है कि ब्रिटेन में एक बार फिर लॉकडाउन लगा दिया गया है। रूस जैसे ताकतवर मुल्क भी कोरोना की वजह से घुटनों पर आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग की सारी सुविधाएं धराशायी हो चुकी हैं, जबकि देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। असल में भारत में पीएम मोदी ने जागरूकता की जो लहर लोगों के बीच पैदा की, उसने काफी हद तक कोरोना पर नकेल कसने में कामयाबी हासिल की। पीएम मोदी के ही प्रयासों का नतीजा है कि कोरोना काल में बहुत सारी चीजों को लोगों ने न्यू नॉर्मल के कॉन्सेप्ट पर अपनी जिंदगी में उतार लिया। मसलन लोगों ने मास्क को अपनी निजी जिंदगी में शामिल कर लिया। लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पूरी सख्ती से पालन किया। पीएम की अपील की बदौलत ही हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल लोगों ने किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। खान पान और योग की संस्कृति को बढ़ावा मिला। पीएम मोदी की अपील और लोगों के अनुशासन का ही नतीजा था कि भारत कोरोना की चेन तोड़ने में कामयाब रहा। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कोरोना के खिलाफ भारत की इस जंग की लगातार सराहना करता रहा है। India also eliminated polio, another silent killer, and did a tremendous job on surveillance and finding cases and vaccinating and doing all the things that need to be done. So India has tremendous capacities. कोरोना की वजह से दुनिया में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत जैसे सघन आबादी वाले देश में कोरोना से होने वाली मौतों को थामना भी बड़ी चुनौती थी, लेकिन यहाँ भी पीएम मोदी की नीतियों का असर साफ दिखाई दिया। 10 लाख की आबादी पर दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले नए मरीजों की मौत का आंकड़ा भी साफ करता है कि भारत में कोरोना काल के दौर में उठाए गए कदम कितने कारगर साबित हुए। अमेरिका में 10 लाख की आबादी पर 10.20 लोगों की मौत, ब्रिटेन में 10 लाख की आबादी पर 15.66 नए मरीजों की मौत, ब्राजील में यही आंकड़ा 4.70 मरीजों का है। रूस में 10 लाख की आबादी पर 3.26 मरीजों की मौत हुई, तो वहीं भारत में यह आंकड़ा महज 0.14 है। देश के कई जिले ऐसे हैं जहां एक भी व्यक्ति को हमें कोरोना की वजह से खोना नहीं पड़ा।
इन जिलों में हर व्यक्ति कोरोना से ठीक होने के बाद अपने घर पहुंचा है। बहुत से जिले ऐसे भी हैं जहां बीते 2 सप्ताह से कोरोना संक्रमण का एक भी केस नहीं आया है। जहां तक कि लॉकडाउन के से प्रभावित अर्थव्यवस्था की रिकवरी में भी भारत दुनिया में आगे निकल रहा है। इतना ही नहीं, दूसरे देशों के मुकाबले भारत की मृत्यु दर भी काफी कम है। ब्राजील में कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर 2.5% है। ब्रिटेन में भी यह दर 2.5% है। रूस में यह दर 1.8% है। अमेरिका में 1.7% है, जबकि भारत में महज 1.4% है। इस पूरे कोरोना काल में विपक्ष के सवाल भी पीएम मोदी के लिए चुनौती थी, लेकिन भारत की वैक्सीन की लगातार बढ़ती डिमांड और दुनिया में हो रही तारीफ ने विरोधियों के मुंह पर ताला जरूर जड़ दिया। जाहिर है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के इस बेहद कठिन दौर में वो विजय पथ तैयार कर दिया है जिस पर चलकर देश न सिर्फ तरक्की के नए आयामों को छूने वाला है, बल्कि दुनिया के सामने भी भारत की धाक बढ़ने वाली है। बिहार के आरा में एक आदमी की सरेआम हत्या के बाद पुलिस से सुस्त रवैये से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। आरोप है कि कुछ बेखौफ बदमाशों ने उसे छाती में गोली मार दी थी, जिसकी उसकी सांसें थम गई और उसके घर में मातम पसर गया। लेकिन उसके परिवार वालों का खून उस वक्त खौल उठा जब कई घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। ऐसे में वो लोग उस आदमी का शव लेकर सड़क पर उतर आए। बीच सड़क पर शव रखकर वो धरने पर बैठ गए, जिन्हें कुछ पुलिस वाले वहां से हटने के लिए लगातार समझाते दिखे, लेकिन लाठियों और डंडों से लैस लोगों की नाराजगी कम नहीं हुई और वो लोग आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग पर पुलिस वालों से तीखी बहस करने लगे। हालांकि काफी देर तक पुलिस वालों ने अपनी कोशिश जारी रखी, भरोसा दिया कि जल्द ही वो आरोपियों को पकड़ लेंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो लोग वहां से हटने को राजी हो गए। यूपी सरकार में मंत्री रहे आजम खान को कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी की 70 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन यूपी सरकार के नाम करने का आदेश दिया है। सपा सरकार में जौहर ट्रस्ट के नाम से सैकड़ों बीघे जमीन खरीदी गई थी। जौहर यूनिवर्सिटी ने नियमों की अनदेखी करते हुए करीब 70 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खरीदी थी, जबकि इजाजत सिर्फ 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की थी। 170 एकड़ जो जमीन जौहर यूनिवर्सिटी की है उसको सरकार में निहित किया जा रहा है। जो उसमें कानून है, जमींदारी विनाश कानून होता है, जिसमें 12.5 एकड़ से ज़्यादा जो भूमि है वो तभी दी जा सकती है जब सरकार द्वारा तय की गई शर्तों का पालन किया जाए। आजम के द्वारा किसी शर्त का पालन नहीं किया गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ साथ आए कांग्रेस और लेफ्ट की आज एक अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे पर फैसला हो सकता है। कोलकाता में कांग्रेस और टीएमसी की बैठक होगी। बैठक के बाद सुबह 11 बजे मीडिया के सामने दोनों पार्टी अपनी स्थिति साफ कर देंगी। आज हम आपके सामने पाकिस्तान की उस हकीकत का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसे इमरान खान आज तक झुठलाते आए हैं। पाकिस्तान सरहद पर भारत के खिलाफ साजिशों के जाल बुनता रहता है और उसकी इस साजिश का सबसे बड़ा हिस्सा बनी है सरहद पर बनी वो सुरंग, जिनके जरिए वो भारत में अपने पाले हुए आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश। न्यूज़ 18 इंडिया की खास रिपोर्ट। इमरान की साजिश का कच्चा चिट्ठा। इमरान की सुरंग साजिश। पाकिस्तान एक आतंक परस्त देश है। पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकी सरगनाओं के ठिकाने मौजूद हैं। यह राज अब पूरी दुनिया जानती है और आतंकिस्तान पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान आतंकी सरगनाओं पर किस कदर मेहरबान है, इसकी सबसे ताज़ा तरीन तस्वीर आज हम आपको दिखाने वाले हैं।
आज हम आपके सामने पाकिस्तान के आतंक चरित्र का पर्दाफाश करेंगे, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान की सेना अपने पाले हुए आतंकियों को सरहद पार भेजती है। आज हम आपके सामने पाकिस्तान की सेना और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी ISI की सुरंग वाली साजिश का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देंगे। आज न्यूज़ 18 इंडिया आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहा है जो पाकिस्तान की शातिराना साजिश को परत दर परत खोल कर रख देंगे। आप इस वक्त वो सैटेलाइट की तस्वीरें देख रहे हैं जो पाकिस्तान की साजिश की पोल खोल रही हैं। रात के अंधेरे में जंगल के सन्नाटे के बीच चलती दो परछाइयाँ, ये दोनों परछाइयाँ एक पेड़ के पास आकर रुक जाती हैं और फिर कुछ पल वहाँ रुकने के बाद ये परछाइयाँ अचानक ज़मींदोज़ होकर गायब हो जाती हैं। अब कैमरे की जद में सिर्फ पेड़ दिखाई देता है और इस बीच एक परिंदा कैमरे के सामने से उड़ता हुआ निकलता है। ये ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें हैं। ये भारत पाकिस्तान की सरहद पर पाकिस्तान के आतंकियों की साजिश की सुरंग को बेनकाब करता हुआ वीडियो है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ पिलर नंबर 96 है और इस जगह से 700 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सेना की चक समान पोस्ट है। अब ड्रोन दाईं तरफ घूमता है और आतंकियों की साजिश का वो राज बेनकाब करता है जिसका पहला सिरा पाकिस्तानी सरहद में मौजूद है। ड्रोन कैमरा कुछ दूर उड़ने के बाद एक पेड़ के ऊपर आकर रुक जाता है और उस जगह को साफ तौर पर दिखाता है जहां पर पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत की सरहद में घुसपैठ करने के इरादे से सुरंग बनाई। वीडियो के अगले हिस्से में ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की साजिश वाली सुरंग का दूसरा सिरा भारत की सीमा में कहां खुल रहा है। यानी ये वीडियो ये बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी में आतंकी उसकी मदद से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। ये तीसरी तस्वीर आपके सामने पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश को बेनकाब कर रही है। ये वही सुरंग है जिसे पाकिस्तानी आतंकियों ने भारतीय सरहद में घुसपैठ करने के इरादे से बनाया था। ये तस्वीरें दिन के उजाले में पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश कर रही हैं। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। BSF के जवान सुरंग से कुछ बोरे बाहर निकाल रहे हैं। हल्के हरे रंग के इस बोरे पर कराची पाकिस्तान लिखा हुआ है। ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आतंकियों ने इस सुरंग को बनाने में पाकिस्तानी सेना की मदद ली है। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आपके सामने ये साबित कर देंगी कि कैसे पाकिस्तान की सेना आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के लिए मदद करती है। ये तस्वीरें भी सैटेलाइट के जरिए ली गई हैं। इन तस्वीरों में 3 परछाइयां हरकत करती दिखाई दे रही हैं। दरअसल ये तमाम परछाइयां पाकिस्तानी सेना के बैट कमांडो हैं जो इस वक्त आतंकियों को घुसपैठ कराने के इरादे से भारतीय सेना पर गोलाबारी करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो इस बात से बेखबर हैं कि उनकी हर एक हरकत पर भारतीय सेना की नज़र है। इस दौरान कैमरे के जद में उनका एक और साथी आता है जो भारतीय सेना पर नज़र रखे हुए हैं। इस बीच तीनों बैट कमांडो भारतीय सेना पर एक मोर्टार से रॉकेट दागते हैं और फिर भागकर कुछ दूरी पर छिप जाते हैं। भारतीय सेना भी पाकिस्तानी टुकड़ी पर गोलाबारी शुरू कर देती है। भारतीय गोलाबारी से बचने के लिए ये परछाइयां वीडियो में भागती हुई साफ नजर आ रही हैं। ये तमाम वीडियो ये साबित कर रहे हैं कि सरहद पार कैसे पाकिस्तान की सेना भारतीय सीमा में घुसपैठ करने में आतंकियों की मदद कर रही है और कैसे पाकिस्तान के सियासतदान उनकी इस आतंक परस्त साजिश में शामिल हैं। पाकिस्तान की साजिश वाली सुरंग को नेस्त नाबूद करने के लिए इन दिनों BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन टनल चलाया हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF के जवान हर उस सुरंग को तबाह कर रहे हैं जिन्हें आतंकियों ने पाकिस्तान की सेना की मदद से बनाया।
बीएसएफ के ऑपरेशन टनल पर हमने बीएसएफ के जम्मू रेंज के आईजी एनएस जामवाल से खास बातचीत की। न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बात करते हुए उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान कैसे सर्दी के मौसम में घने कोहरे और पेड़ों की आड़ में आतंक की पौध तैयार कर रहा है। बगैर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ के किसी भी ग्रुप का बॉर्डर के ऊपर पहुंचना नामुमकिन होता है, ऑपरेट करना नामुमकिन होता है और ख़ासकर टनल्स बनाने में बहुत ही मुश्किल है। कोई भी ग्रुप जो है वो एटलीस्ट 1-1.5 महीना लगाएगा टनल बनाने के लिए, और कोई ग्रुप अगर 1-1.5 महीना बॉर्डर एरिया में ऑपरेट करता है तो इसका बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मी और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और टेररिस्ट है, ये बड़े क्लोजली काम कर रहे हैं, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। हमसे खास बातचीत करते हुए बीएसएफ के जम्मू रेंज के आईजी एनएस जामवाल ने बताया कि 150 मीटर की सुरंग बनाने में 1.5 से 2 महीने का वक्त लगता है। सुरंग बनाने में पाकिस्तानी सेना के इंजीनियर आतंकियों की मदद करते हैं। सुरंग बनाने के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। फिलहाल आतंकी मशीनों से नहीं बल्कि हाथों से सुरंग खोदकर तैयार कर रहे हैं। आतंकी पेड़ की आड़ में टनल बना रहे हैं। सुरंग 20 से 30 फीट गहरी होती है। आतंकी सुरंग के जरिए ड्रग्स की तस्करी भी करते हैं। पाकिस्तान अपनी जमीन पर लंबे और घने पेड़ों की आड़ में आतंक की फसल तैयार कर रहा है। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान इन्हीं पेड़ों की आड़ में आतंकी टनल्स को बनवा रहा है। ये टनल्स पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की निगरानी में तैयार हो रही हैं। इन टनल्स को आतंकी और घुसपैठियों द्वारा तैयार किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इन टनल्स को बनाने में पाकिस्तान चाइनीज एक्सपर्ट की भी मदद ले रहा है। पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश पर हमसे एक्सक्लूसिव बात करते हुए बीएसएफ के जम्मू रेंज के आईजी एनएस जामवाल ने इस राज से भी पर्दा हटाया कि पाकिस्तान सरहद पर इन सुरंगों के जरिए सिर्फ आतंकियों की घुसपैठ ही नहीं करा रहा है बल्कि भारत में नार्को टेरर की बुनियाद भी रख रहा है। हमने आइडेंटिफाई किया है कि जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है, जम्मू का खासकर इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, इसके ऊपर कुछ ड्रग्स के भी सीजर हुए हैं और लगातार टेररिस्ट की भी हमको खबर मिल रही थी। तो ड्रग्स के सीजर्स और कुछ टनल्स डिटेक्ट करने के ऊपर हमने ये लगा कि यहाँ पर नार्को टेररिज्म का एक नेक्सस जो है वो बढ़ रहा है J&K की तरफ। तो उसके ऊपर एक सोची समझी जो इनपुट्स थे हमारे, उसके बेसिस के ऊपर हमने काम करना शुरू किया है और कुछ ड्रग्स के सीजर हुए हैं और हमने इसके ऊपर कुछ टनल्स भी जो हैं वो डिटेक्ट करी हैं। बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों की सुरंग वाली साजिश के पीछे पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और उसकी बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई शामिल है। उनका ये भी कहना है कि बिना टेक्निकल सपोर्ट के आतंकी इस तरह से सुरंग तैयार नहीं कर सकते और अब पाकिस्तान इन सुरंगों का इस्तेमाल ड्रग्स तस्करी के लिए भी करने लगा है। लिहाजा पाकिस्तान की सुरंग वाली साजिश को नेस्त नाबूद करने के मकसद से बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भारत पाकिस्तान के संवेदनशील इलाकों में ऑपरेशन टनल चलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में नार्को टेरर की कमर तोड़ने में एनसीबी और बीएसएफ का ऑपरेशन टनल काफी मददगार साबित हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में ही 3 ऐसी टनल्स को भारतीय एजेंसियों ने ध्वस्त किया है और भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किया गया है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान अपनी आतंक परस्त फितरत को छोड़ने वाला नहीं है और अब तो ये बात पूरी दुनिया कहने लगी है कि अगर पाकिस्तान ने अपने पाले हुए आतंकी संगठनों और उनके आकाओं पर लगाम नहीं लगाई तो जल्द ही वो अकेला खड़ा नजर आएगा और इन आतंकियों को पालने का खमियाजा पाकिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ेगा। जानकारों का तो ये भी कहना है कि जल्द ही वो दिन भी आएगा जब पाकिस्तान का वजूद इन आतंकियों की वजह से खत्म हो जाएगा। इंडोनेशिया से रोंगटे खड़े कर